हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले के लेक्चर नंबर 1 में आपके चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर हमने अपलोड कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियोज़ को सिक्वेंशली देखें, ठीक है। आप जैसे यूनिट एंड डायमेंशन का, मेजरमेंट एंड एरर्स का, all lectures you will see continue in sequentially, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप सिक्वेंशली वीडियोस को देखेंगे, सीरीज में देखेंगे, तो आपके सारे डाउट्स और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं भी कोई भी डाउट, किसी भी कॉन्सेप्ट को फील करने में कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर और स्केलर का कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसमें डियर स्टूडेंट्स हम लास्ट पॉइंट में आपका लास्ट स्टेप्स में, इसके पहले के लेक्चर में आपको याद होगा तो हम वेक्टर के किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स या मोर देन टू वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम आज आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ पर इस आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप एंगल्स किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। फिलहाल इसके पहले के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इसका दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हम इंक्लूड करेंगे और आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले एंगल ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको इसके कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं। आइए आपके फ्रंट में सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स चूज करते हैं और इन एग्जांपल्स को हम आपको सिखाएंगे और आप सीखेंगे कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वेरी इजीली, ठीक है। आपको कैसे भी क्वेश्चंस, कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस गिवन हो और आप उसका सेकेंड में आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास कोई दो वेक्टर हो, हम सपोज कर लेते हैं आपका ये वेक्टर b है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं ये आपका वेक्टर a, ठीक है। इन दोनों के बीच डियर स्टूडेंट्स कुछ एंगल हम सपोज कर लेते हैं 120 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करो, तो बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स। आप क्या करोगे, सबसे पहले इन दो वेक्टर्स का एक कॉमन पॉइंट बनाओगे। इन दो वेक्टर्स का एक कॉमन पॉइंट बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को यहाँ से आगे की ओर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यह वेक्टर बी आपका यहाँ हो गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, ये तो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन था। इसके सोल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका वेक्टर ए था, ठीक है, आपका वेक्टर बी ऐसे है, ये एंगल आपका 120 है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है आपसे, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम आगे की ओर बढ़ा लिए, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वेक्टर बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम वेक्टर बी को रिमूव कर दिए, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स हमने आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें बताया था कि हम हमेशा वह एंगल चूज करते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का जो वेरी वेरी स्मॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच स्मॉल एंगल ये होगा, ठीक है, जो कि कितना होगा, लगभग डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 45 कर सकते हैं, 45 के लगभग होगा, ठीक है। तो यहाँ हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि आप कैसे फाइंड आउट करते हो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो यह शॉर्टेस्ट एंगल आपका हो गया किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का 45। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम सपोज करते हैं एग्जांपल नंबर 2। ये आपका कोई वेक्टर b है, ये आपका कोई वेक्टर a। इन दोनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत ही इजी है। आप अपना बेसिक रूल लगाओगे जो हम आपको सिखाए हैं। सोल्यूशन में क्या करोगे, इसको एक कॉमन पॉइंट बनाओगे, ठीक है। इन दो वेक्टर्स का एक कॉमन पॉइंट बनाओगे और वहां से उन दोनों वेक्टर्स को ड्रा करोगे और शॉर्टेस्ट एंगल इन दोनों के बीच का फाइंड आउट करोगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इसका ओरिजिन मान लेते हैं और ये वेक्टर
वेक्टर बी ऐसे बढ़ा दिए, ठीक है। तो वेक्टर बी आपका ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं एंगल आपका ये हो गया। अब यही एंगल यहाँ पर जितना आपको ये गिवन था ए और बी के बीच का, ये आपका क्वेश्चन था, ए और बीच का एंगल अगर 115 रहा होगा, यहाँ पर वही एंगल लगभग आएगा 115, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका कॉमन पॉइंट वो भी बन गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये आपका शॉर्टेस्ट एंगल हो गया वेक्टर ए और बी के बीच का। यहाँ डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे ए और बी के बीच में ये भी एंगल होगा, लेकिन हम जैसा कि आपको बताए हैं कि हमेशा किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का शॉर्टेस्ट एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल चूज करते हैं। आई होप आपको एंगल फाइंड आउट करना क्लियर हो रहा होगा। आइए और एग्जांपल इसमें हम सपोज करते हैं ये कोई वेक्टर ए है या वेक्टर बी सपोज कर लेते हैं, ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट बनाओ। इसका कॉमन पॉइंट कैसे बना सकते हो डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे निकालेंगे। यहां से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स ये आपका वेक्टर है और ये आपका वेक्टर बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये दोनों के बीच का एंगल अभी हम 45 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका हम कैसे करेंगे, इनका सॉल्यूशन देखें। इनको हम कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? इस वेक्टर को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस वेक्टर को यहाँ से हम आगे बढ़ा लेंगे, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए हमारा ये हो गया, वेक्टर बी हमारा ये हो गया, है ना। अब इन दोनों के बीच का स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है, जो कि डियर स्टूडेंट्स मोर देन 90 होगा समथिंग। यहाँ पर हम कुछ सपोज कर लेते हैं, लगभग थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा 110, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट भी हमारा बन गया ओ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर कॉमन पॉइंट ओ कैसे बन जा रहा है, हम कैसे वेक्टर्स को इधर से इधर ड्रा कर दे रहे हैं। यहाँ पर वेक्टर्स को डियर स्टूडेंट्स हम इधर से इधर ड्रा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने आपको इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रखा है। वह इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है डियर स्टूडेंट्स कि आप जो है किसी भी सेम, अगर कोई आपका सेम मैग्नीट्यूड है, सेम लेंथ है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स सेम है, तो उस वेक्टर को आप विदाउट एनी चेंजिंग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इस वेक्टर को सपोज कर सकते हो कि डिस्प्लेस कर दे रहे हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ और सेम डायरेक्शन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, we can displace the vector from one position to another position if magnitude and direction are same, then the magnitude and direction of vector remains same, ठीक है। यहाँ पर हम सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ उस वेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यह डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और अच्छे से, ठीक है। या डियर स्टूडेंट्स हम आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे फाइंड आउट करोगे? आप एक कॉमन पॉइंट से उन दोनों वेक्टर्स को ड्रा कर लोगे और शॉर्टेस्ट एंगल ले लोगे, वो एंगल आपका क्या होगा? वह शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि काइंड्स ऑफ वेक्टर है आपका। यह सब डियर स्टूडेंट्स अभी आप वेक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक रूल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स स्टडी कर रहे हैं। अभी इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे कि इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइम में। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं, इसमें हम आइए सीखते हैं। सबसे पहले काइंड्स ऑफ वेक्टर देखेंगे। काइंड्स ऑफ वेक्टर में डियर स्टूडेंट्स जैसा कि हमने इसके पहले भी बता रखा है कि वेक्टर्स आपके मेनी टाइप्स होते हैं,
ठीक है। मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर हम डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहला आपका वेक्टर का सबसे पहला टाइप यूनिट वेक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यूनिट वेक्टर डियर स्टूडेंट्स उस वेक्टर को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। सिंबल इसका क्या होता है? इसका सिंबल होता है डियर स्टूडेंट्स ए कैप या ए कैरेट, इसको बोलते हैं ए कैप या ए कैरेट, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ यूनिट वेक्टर्स जो हैं, जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1d हो, 2d हो, 3d, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलोंग x हो या अलोंग y हो या अलोंग z हो या अलोंग तीनों डायरेक्शन में हो, ठीक है। अलोंग तीनों डायरेक्शन में या अलोंग 2 डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स उसके लिए डायरेक्शंस के लिए हम यूनिट वेक्टर चूज करते हैं अलोंग x एक्सिस। यूनिट वेक्टर आपका होता है अलोंग x एक्सिस, यूनिट वेक्टर आपका होता है i कैप, ठीक है। अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर आपका होता है j कैप, ठीक है। अलोंग z एक्सिस यूनिट वेक्टर आपका होता है k कैप, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। i कैप, j कैप, k कैप, आपको i वो क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर इन सबको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर का यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनिट वेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर के बाद। आपका नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। ये आपका फर्स्ट टाइप था यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड डियर स्टूडेंट्स 0 होता है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। इसका डियर स्टूडेंट्स मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। जीरो वेक्टर का मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगेंगे तो वहाँ देखेंगे इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस होता है ना। अब हम जीरो वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जीरो वेक्टर का यूज डियर स्टूडेंट्स ओरिजिन ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो वेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। और जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है। इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, दूसरे वर्ड में जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको जीरो वेक्टर क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप का वेक्टर देखते हैं, थर्ड टाइप का वेक्टर होता है डियर स्टूडेंट्स हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर डियर स्टूडेंट्स अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड मीन्स हम लेंथ कह सकते हैं। अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शन इक्वल है उनको हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ये आपके क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके इक्वल वेक्टर है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको इक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर भी इसी का अपोजिट हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के डायरेक्शन सेम हो बट इनका लेंथ मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हो, इनका मैग्नीट्यूड जो हो, इनका जो लेंथ हो वह कम हो, ठीक है, एक दूसरे से कम हो, उनको हम अनइक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इक्वल और अनइक्वल वेक्टर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप होता है पैरेलल वेक्टर। फोर्थ आपका होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में डियर स्टूडेंट्स अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो इनको हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो इनको हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे
बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हम, इनको हम रेस करते हैं। यूनिट वेक्टर हो गया आपका, जीरो वेक्टर हो गया आपका, इक्वल वेक्टर हो गया आपका, पैरेलल वेक्टर हो गया आपका, एंटी पैरेलल भी डियर स्टूडेंट्स कह सकते हो, एंटी पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हो। एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या हो जाएंगे, आपके डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे और बाकी इनका मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट होता ही है। ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर ये आपके एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। ठीक है, या डियर स्टूडेंट्स ये वेक्टर ए सपोज कर लेते हैं, ये वेक्टर बी सपोज कर लेते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आपके दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, इन दोनों के डायरेक्शंस जो हैं डिफरेंट हैं। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होते हैं इनको हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। आई होप आपको एंटी पैरेलल वेक्टर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप का वेक्टर देखते हैं हम, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में डियर स्टूडेंट्स जैसे आपके दो वेक्टर हो आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, सॉरी इन दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। ठीक है, ये आपका हो गया निगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट टाइप डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर के मेनी टाइप्स। नेक्स्ट आपका होता है निगेटिव वेक्टर के बाद कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट और को इनिशियल भी इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, को इनिशियल वेक्टर भी इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट या को इनिशियल वेक्टर के एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और तीसरा भी वेक्टर हम सी सपोज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, इन सबका इनिशियल पॉइंट सेम है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट सेम है, को पर देखें तो यह सब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, कॉन्करेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर होता है एक आपका, कोप्लेनर वेक्टर। इसमें डियर स्टूडेंट्स जैसे आपके पास एनी वेक्टर हो और उनके कोप्लेनर वेक्टर, जैसे आपके पास मेनी वेक्टर हो और ये सब क्या हो, सेम प्लेन में लाई कर। ठीक है, सेम प्लेन में, चाहे वो एक्स में चाहे वो वाई में। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये आपके कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसमें एक लास्ट है आपका, एक वेक्टर का एक टाइप इसमें और है, लास्ट है आपका, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, अभी हम इसमें अपकमिंग लेक्चर्स में वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स इसमें डियर स्टूडेंट्स अभी कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, इनको भी हम मेनी टाइम्स यूज करते रहेंगे और इनको अभी हम सेपरेटली अलग से इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ये तो आपके बेसिक टाइप्स हैं वेक्टर्स के। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इनका हमको कोई टॉपिक डिस्कशन नहीं करना है पार्टिकुलर। आगे हमारा नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये सब बहुत बेसिक नॉलेज है डियर स्टूडेंट्स अबाउट आवर वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर देखेंगे, जैसे आपके पास कोई दो वेक्टर हो, वेक्टर ए हो, वेक्टर बी हो। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। ठीक है, अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको काइंड्स ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया होगा। काइंड्स ऑफ वेक्टर में हमने मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर डिस्कस किया, जिसमें आपका यूनिट वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, अनइक्वल वेक्टर हो गया, निगेटिव वेक्टर हो गया, कॉन्करेंट वेक्टर हो गया, कोप्लेनर वेक्टर हो गया और आपका ये ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया। ठीक है,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसमें हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। ये सब बहुत ही बेसिक नॉलेज है। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ये आपका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से इंक्लूड कर रहे हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही वेरी शॉर्ट पूछे जा सकते हैं, आपके होम एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ वेक्टर हो गया। अब काइंड्स ऑफ वेक्टर के बाद हम सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वेक्टर, ठीक है, बाय स्केलर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका डायरेक्शन सेम होता है बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं विद एग्जांपल कैसे इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है और क्या हमको वेक्टर ही मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स यस, अगर हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वेक्टर ही मिलता है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। आपका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है अगर आप वहाँ पर विद नेगेटिव साइन किसी स्केलर क्वांटिटी से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जैसे डियर स्टूडेंट्स हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया वेक्टर m, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आपको मैग्नीट्यूड चेंज मिलेगा। ठीक है, उसमें आप m a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर हमने किसी वेक्टर में यहाँ पर m आपका कोई स्केलर है, m से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिला m इंटू ए। ठीक है, m टाइम्स जो है a का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। ठीक है, या वेक्टर a जो है हमने अगर स्केलर m से वेक्टर a में मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो गया। ठीक है, अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर a में तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना, इसमें n टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है ना। अब डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन रूल क्लियर हो पा रहा होगा। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं हमारे पास कोई वेक्टर a है, ठीक है, ये हमारे पास कोई वेक्टर a है, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जितना इसकी लेंथ होगी। सपोज कर लेते हैं 2 मीटर इसकी लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है ना। अगर इसमें हमने डियर स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमने आपसे कह दिया 2 वेक्टर ए फाइंड आउट करो, तो यहाँ से 2 वेक्टर ए आपका क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका 2 वेक्टर ए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो पा रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है। हम किसी भी स्केलर से अगर किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाय दैट स्केलर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स इसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। अगर हम यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आपका नेगेटिव ऑर्डर में इधर 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी आपका चेंज हो सकता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वेक्टर। अब इसमें ये तो मल्टीप्लिकेशन रूल आपका समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स, आई होप। यहाँ पर आप साथ 1 टाइम्स में आप 2 स्केलर क्वांटिटीज से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 2 स्केलर क्वांटिटीज से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर m आपका पहला स्केलर क्वांटिटी हो गया, n आपका दूसरा स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनको हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स m इंटू a। ठीक है, यहाँ पर हम इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m टाइम्स n इंटू a, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n टाइम्स m इंटू a। ठीक है, ऐसे भी इनको लिख सकते हैं mn टाइम्स इंटू a। ठीक है, a आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेम टाइम 2 स्केलर क्वांटिटीज से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आगे बढ़ेंगे।
डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, डिवीजन पर बेस्ड एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको कोई वेक्टर दिया गया है, जैसे क्वेश्चंस हम आपको पूछ रहे हैं, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड -3/2 वेक्टर ए। ठीक है, आपको दो वेक्टर दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, पहला वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर -3/2 वेक्टर ए। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। वेक्टर ए आपका ये होगा। ठीक है, दूसरा वेक्टर डियर स्टूडेंट्स आपका -3/2 ए हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो वेक्टर ए हमने ड्रा किया, इसके बाद देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर निगेटिव साइन है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, -3/2 वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का पहले तो 3/2 टाइम्स करेंगे, वेक्टर ए का सबसे पहले तो 3/2 टाइम्स करेंगे, 3/2 टाइम्स हमने कर दिया। ठीक है, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। और डियर फ्रेंड्स साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन भी आपका चेंज करना है। ठीक है, डायरेक्शन भी आपका चेंज करना है। तो डायरेक्शन आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन हम देख रहे हैं, अपोजिट कर दिए इसकी, है ना। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल, यहाँ पर अगर यह डियर फ्रेंड्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए आपके, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, -180। ठीक है, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 आ गया, है ना। कैसे आया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब डियर स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, यहाँ से हम m वेक्टर a इज इक्वल टू लिख सकते हैं m and a, है ना, लिख सकते हैं वेरी इजीली। डियर स्टूडेंट्स जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर a मल्टीप्लाई बाई 1/m, जैसा कि यहाँ पर हम किए। पहले हमने वेक्टर a लिया था, फिर उसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 टाइम्स वेक्टर a। एक्चुअली में यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ही किए हैं, तो ऐसे ही डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम 1/m आपका स्केलर चूज कर लें, तो यहाँ पर वेक्टर a मल्टीप्लाई बाई 1/m वी कैन राइट इट, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन रूल हो गया, है ना। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जैसे आपका कहीं पर वेक्टर b/2 लिखा है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो, वेक्टर b मल्टीप्लाई बाई 1/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b, है ना। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आपका एक ही है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल आपका सेम है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको लिखा हो वेक्टर a/2, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई बाई a, है ना। a का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, आई होप आपको सारे रूल्स क्लियर हो रहे होंगे, बहुत ही इजी रूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में, आज के इस लेक्चर्स को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, और एंगल्स फाइंड आउट करना बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, ये सारे आपके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे बेसिक रूल्स वेक्टर के आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही ईजी है। अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में डियर स्टूडेंट्स आगे आएंगे, और अपकमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डियर स्टूडेंट्स आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पर भी बेस्ड आपके बहुत सारे कंपटीशन लेवल जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपका एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
और जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है, फॉर योर कंपटीशन एग्जाम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप मेथड सीखें और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें खुद से, जैसा कि हमने आपको मेनी टाइम्स बता रखा है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आप लोग मेहनत करते रहें, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें मोर एंड मोर अपने हेल्पिंग बुक से या किसी प्रैक्टिस पेपर के एग्जाम, किसी एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर से, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।